गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने हमारी कृतिका पुस्तक का पाठ एक माता का अंचल प्रारंभ किया था, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय। इस पाठ में बालक की विभिन्न गतिविधियों, उसके विभिन्न खेलों और उसके अपने माता पिता के साथ संबंधों को बहुत ही मार्मिक रूप से दर्शाया गया है। हमने पढ़ लिया था कि बालक भोलानाथ अपने पिता से बहुत जुड़ा हुआ था। उसका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना सब अपने पिता के साथ होता था। पिता के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वह अपने हर कार्य के लिए अपने पिता के ऊपर निर्भर था। पूजा पाठ में भी पापा के साथ बैठे रहना, बाहर जाना तब भी पापा के कंधों पर बैठकर बाहर जाना, और जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था तब भी पापा का उसके आसपास ही रहना, उसके खेलों में शामिल होना और उसको खेलता देखकर आनंदित होना। हमने इस पाठ में उस समय के कुछ खेलों के बारे में भी पढ़ा था। हमने देखा था कि भोलानाथ किस तरह से अपने दोस्तों के साथ बाहर के चबूतरे पर मिठाई की दुकान लगाता था। मिट्टी की मिठाइयाँ, मटकी के टुकड़ों की मिठाइयाँ आदि बनाते थे। कैसे वो मिट्टी से अपने घरों को बनाते थे और माचिस की डिबिया से उसके गेट, है ना, इस तरह की चीज़ें बनाते थे। और पानी को घी समान मानकर मिट्टी, उसमें आटा और रेत, उसमें शक्कर मिलाकर भोजन तैयार करते थे और भोजन जीमते भी थे, है ना, पंगत लगाकर बैठते थे। उनके पिताजी भी इस खेल में शामिल होते थे, पंगत में आकर बैठते थे, और जैसे ही पापा आकर बैठते थे सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते थे। बार बार पापा उन्हें चिढ़ाते हुए पूछते थे कि क्यों भोलानाथ, फिर तुम्हारा भोज कब होगा। अब हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे बेटा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर बेटा हमारे घी और तेल के जो डिब्बे होते हैं ना, उनको कनस्तर बोलते हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। अब कहाँ से घोड़ा और ये बच्चे कहाँ हैंडल करेंगे, तो वो लोग क्या करते थे कि जो बकरा होता था, है ना, उसी के ऊपर चढ़ जाते थे, क्योंकि बकरे भोले भी होते हैं, वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, है ना। घोड़ा तो फिर मारेगा, लात वगैरह, है ना, तो वो बकरे को ही अपनी सवारी बना लेते थे, दूल्हा। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वहां काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा होता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, है ना, कि कुल्हे मतलब छोटा, आपकी मम्मी करवा चौथ करती है तो वो छोटी छोटी जो करवे होते हैं ना, छोटी जो मटकियाँ होती है, उन्हें कुल्हे बोलते हैं ना। तो वो कलसे के रूप में रख दिए जाते थे और आम की डंडियाँ लगाकर गोबर से भी लीपा जाता था। मतलब पूरा वो सीन क्रिएट किया जाता था जो एक शादी के मंडप में होता है। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। कि चूहेदानी की डोली बनाते थे ना, पालकी, तो जब आप गए तब तो पालकी खाली जा रही है, लेकिन आए तब तो उसमें दुल्हन होगी ना, तो उस पालकी के ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया जाता था कि अंदर दुल्हन है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उठाकर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लौट कर हंसकर भाग जाते, है ना, कि भाई बारात जब वापस लौट कर आ गई है तो दुल्हन का चेहरा देखना है। तो बाबूजी थे वो उस डोली के ऊपर से कपड़ा हटाते और सारे बच्चे वापस हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, ठीक है ना, कि मिठाई की दुकान हो गई, घर घर खेल लिए, बारात भी ले गए, अब क्या करेंगे, खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गट जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। गिरनी बेटा, दो लकड़ी के खंभे के बीच में एक डंडा और उसके ऊपर एक रोल रखा जाता है, जिसके सहारे वो रस्सी अंदर जाएगी, है ना, पानी कुएं से सिंचाई करने के लिए कुएं के अंदर बाल्टी जाएगी, उस गिरनी के ऊपर वो रस्सा घूमता है। ओके, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती
मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर घराड़ी पर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, है ना। वो हमने लगा मोट का जुआ हमने पढ़ा था ना कहानी में, कैदी और कोकिला में, कि दो बच्चे बैल बन जाते थे। फिर वो एक के कंधे से दूसरे कंधे पर लकड़ी का डंडा रखा हुआ है, उससे रस्सी का कनेक्शन है, तो वो बैल आगे आगे जाएगा और वो रस्सा पानी के बर्तन को बाहर खींचेगा और पानी कुएं के बाहर गिरेगा और सब तरफ फैलेगा। वापस बैल पीछे 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 कुएं की तरफ जाते हैं और वो जो बर्तन है पानी भरने का वो अंदर जाता है। ओके। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते और पटाए जाते, है ना। पहले बैल बनकर खेत को जोतते, फिर कंकड़ के बीज बोते, फिर वापस मिट्टी जमाते बीज को वापस दबाने के लिए, फिर सिंचाई करते, फिर फसल उगती, फसल कटती और फसल तैयार होते देर ना लगती। क्यों लगेगी, वो तो गेम खेल रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस काम होता था। ये बीज उगाए, ये सिंचाई की, ये पौधा हुआ, ये फसलें पक गई, ये धान भी काट लिया, है ना। और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते, ऊंच बीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, कि हमने ऊंची नीची जगह में अपनी कियारी उगाई है और जो भी फसल होगी वो हमारी होगी। फसल को एक जगह रखकर पैरों से रोंद डालते, है ना। तरीका था बेटा प्राचीन। आजकल तो मशीनों से निकाला जाता है अनाज, पहले यही तरीका होता था कि या तो जानवरों से या स्वयं के पैरों से उस फसल को कुचला जाता था, तो जो अंदर अनाज है वो निकल जाता था, फिर भूसे को अलग कर लिया जाता था। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते, है ना। कसोरे का सूप बनाते। कसोरा है बेटा मिट्टी का बना एक छिछला कटोरा, तो उस कटोरे में झटक झटक के उसमें से सारा, मतलब जो वो बच्चे देखते थे किसानों को करते हुए, वो पूरा एक्ट करना है। तो पहले उन्होंने, फसल है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सारा प्रिटेंड करते हैं कि पहले पैरों से रौंद कर अनाज निकालेंगे, फिर अनाज को झटक झटक कर उसमें से भूसा अलग किया, फिर तराजू पर तोला उसको, फसल जो भी अनाज निकला है, ठीक है ना, और राशि तैयार कर देते, मतलब वो चीज़ तैयार कर देते कि अब इसको मार्केट में बेचना है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी, है ना, कि कितना आराम से खेती हो जाती थी। बाकी बेटा किसानों को धूप में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो मज़े मज़े में खेती हो रही है। ऐसे ऐसे शौक नाटक हम बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। बटोही मतलब जो रास्ते में जाते, कि पूरी मंडली मस्त होकर ऐसे खेल खेलती थी कि जो उधर से गुजरता वो भी थोड़ी देर रुककर उनके खेल का आनंद लेकर जाता था। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाई दादरी सत्तू पिसान की मोटरी, है ना। वहाँ मेला लगता था, लोग टोली की टोली वहाँ जाते थे, तो वो गा गा कर लोगों को छेड़ते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब जोर जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी, है ना। कि जब वो देखते थे कि दूल्हा जा रहा है और साथ में पालकी भी है, तो वो लोग बच्चे छेड़ते थे, है ना, कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, के अलहर किदार है, पुरानी दाल है, और डोला के कन्या हमार मैरी की, और इस पालकी के अंदर हमारी पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर कर खदेड़ कर ढेलों से मारा था। रहरी में रहरी पुरान रहरी, कि है ना, कि दाल दाल, अरे ये तो दाल पुरानी है। तो वो जब ऐसे बात बोल रहे थे कि पुरानी है दाल, तो वो दूल्हा वास्तव में बूढ़ा था ना, तो उसने अपने दिल पे ले लिया कि ये मुझे ऐसा कह रहे हैं, बूढ़ा है, पुराना है, पुराना है ना। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा गोड़ा मुंह आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चापते थे, कि आंधी आई है तो डेफिनेटली जो केरियाँ होंगी, कच्चे आम होंगे, वो नीचे गिरेंगे। तो जैसे ही आंधी थोड़ी निकलती गांव से, वो लोग खेतों पेड़ों की तरफ दौड़ पड़ते थे कि नीचे गिरे हुए आम हम खाएंगे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे।
बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई बेटा एक वो कांटेदार एक वो पेड़ का एक फ्रूट है, कांटेदार, है ना। वो आपने वो पशुओं की जो स्किन होती है उस पर ज़्यादातर चिपका रहता है। ओके, तो कि हम लोग भी तेज वहाँ हम गए जब वो खाने के लिए, तो आंधी आई, आंधी चली भी गई, लेकिन जैसे ही हम वहाँ गए तो बादल तेज गरजने बरसने लगे और हम लोग डर गए और हम सब पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए और पेड़ों से ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। कि आई तेज आंधी, बारिश बहुत तेज हुई, हम डर भी गए, लेकिन वो बरसात बहुत देर तक नहीं हुई, थोड़ी देर बाद ही बंद हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, क्योंकि अंदर पानी भर जाता है बेटा बिलों में, तो वो सब जो होते हैं ना कीड़े, वो बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही बारिश बंद हुई और पूरे बगीचे में बिच्छू ही बिच्छू थे। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। मूसन तिवारी उनके अध्यापक थे बेटा, है ना, एक व्यक्ति था गांव का। तो वो उसने जब बच्चों की टोली ने जब उनको चिढ़ाया ना, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और वो शिकायत लेकर सीधा कहाँ पहुँच गया, स्कूल। कि भैया आपके स्कूल के कैसे बच्चे हैं, राह आते जाते लोगों को चिढ़ाते हैं। जब हम लोग मिल न सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। उधर जो ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, है ना। कि जैसे ही वहाँ तिवारी जी पहुँचे शिकायत करने, तो मास्टर जी ने 4 लड़कों को भेजा कि उनको घर से पकड़ कर लाओ। तो बेजू तो भाग गया और लड़के मुझे पकड़ कर स्कूल ले गए। और उसके बाद मास्टर जी ने बहुत ज़्यादा उनको डांटा और मारा। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़कर पाठशाला गए। कि बाबूजी को जब पता चला कि कुछ बच्चे आए थे और भोलानाथ को पकड़कर स्कूल ले गए, तो वो भी स्कूल की तरफ दौड़े। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर पुआ, हम खाए भी पुआ, ना खेलब जुआ, है ना। कि वो इतना रो रहे थे, स्कूल में रुकने का नाम नहीं। तो उनके पापा ने टीचर से बहुत रिक्वेस्ट की और उसे घर लेकर आ गए। वो सिसकते सिसकते पापा की गोद में घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बच्चों का फिर झुंड मिला। वो बच्चों का झुंड वहाँ मस्तियाँ कर रहा था, तो वो अपना सारा दर्द और रोना भूलकर वापस बच्चों की मंडली में शामिल हो गए। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर वहीं तान सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, है ना। कि सब कुछ रोना भूलकर बच्चों के साथ खेलने चला गया और बच्चे नाचते गाते एक खेत के सामने पहुंच गए बेटा, जहाँ पर मक्की की फसल, है ना, अपनी मक्की जो होती ना, मेज, मक्की के दाने निकल चुके थे, वो फसल पड़ी हुई है। उसमें चिड़ियों का झुंड चुग रहा था। तो लोग तो उन्हें उड़ाते हैं ना कि भाई चिड़िया फसल खा रही है, लोगों की फसल खराब हो जाएगी। तो लड़के मस्ती करने लगे, उन्हें पकड़ने भी लगे, लेकिन चिड़िया तो हाथ आती नहीं। और जो भोलानाथ था वो बाहर खड़ा खड़ा गा रहा था, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। कि चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी का है, तो चिड़िया तुम तो मजे से भर भर पेट खाना खाते रहो, है ना, सारी मक्की खा जाओ, इनका खेत खाली कर दो।
हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, है ना। कि लड़के चिड़िया को पकड़ रहे थे तो लोग भी हंस रहे थे कि चिड़िया की जान चली जाएगी, लेकिन इन बच्चों के कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में बंदर और लड़के दोनों बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं और वो दूसरों का दुख नहीं समझते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक हम आज पाठ पढ़ेंगे, बाकी का शेष पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज आपको इस पाठ को पढ़ना है, समझना है और इन पृष्ठों पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।